आप जिंदाबाद करेंगे? क्या जरूरी हो गया कि इस यूनिवर्सिटी को बंद कराया जाए? और उस वक्त सरकार ने एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, वो यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं है, जियो यूनिवर्सिटी। 1100 करोड़ सरकार ने एलोकेट किया था उसमें, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। मजबूरी में हर साल उसी यूनिवर्सिटी को, जिसको बदनाम किया, जिसके बच्चों का वजीफा बंद कराया, आंदोलन के बाद उसको चालू किया, वहां से पढ़े हुए 3 लोगों को मंत्रालय में जगह दी, अभी वित्त मंत्री बना करके रखा हुआ है। वित्त मंत्री जी कुछ और कहती हैं और उनका पति कुछ और कहता है। उस यूनिवर्सिटी को हर साल बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार देती है यही सरकार है। और इसी सरकार के, मैं बचपन से आरएसएस की समर्थक हूँ, मैं जेएनयू की वाइस चांसलर हूँ, और मैं कह रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े जैसी कभी कोई बात नहीं है, और हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे ऐसा नहीं करते। अब मैं आता हूँ ये आरोप की बात। देखिए, सफाई देने का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है? डरता वो है जो गलती करता है। गलती अगर हम किए होते तो हम भी या तो जेल में होते थे, तो हम लेकिन डर के लिए नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये पारिवारिक सामाजिक बात नहीं है, जिन्होंने आपत्तिजनक नारेबाजी की। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ कोई आपत्तिजनक नारा होने लगे, उस यूनिवर्सिटी में जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, ये मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनल चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकार यूनिवर्सिटी को ऐसे तो नहीं छोड़ेगी, उस पर नजर रखेगी। तो उसका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो आर्मी रिटायर्ड कर्नल होता है। मैं मीडिया में बोलिए ना, मैं कहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी सफाई करने। अगर मैं सफाई दूंगा ना तो लोगों को लगेगा कि गलती किया, इसलिए मैं इनके सामने सीना ठोक के खड़ा हो जाता। तो हमेशा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी कर्नल होता है। और एनडीए का नाम आप लोगों ने सुना है। एनडीए जब कंप्लीट कीजिएगा तो आपकी डिग्री पे जेएनयू लिखा रहेगा। और जो इतना मंत्रालय है देश का, सबके, जैसे ये बोले इनके लड़के जो हैं वो आईपीएस किए हैं, तो आपको बताएं कि जेएनयू से पढ़े हुए उनके कितने सीनियर हैं जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी को राजनीतिक कारणों से बदनाम किया, वो इसलिए कि बच्चे वहां पे काबू नहीं आ रहे थे। और बच्चों के पक्ष में यह तय था कि विपक्ष जो है ना, मोदी जी को गाली देने का कोई भी मौका तो चुकना नहीं चाहती है, तो वो जाकर के खड़े हो जाएंगे। और वही हुआ, बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, विपक्ष के नेता वहां जाके खड़े हुए, सरकार को मौका मिल गया कि इनको एक ही पेंट में ब्रश कर। प्रश्न ये है अब कि मैं गांव का प्रधान हूं, गांव में चोरी हो गई तो प्रधान को पकड़ लीजिएगा कि चोर को पकड़ लिएगा? मेरा अपराध क्या है? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं, ना मैं कोई कार्यक्रम आयोजित कराया हूं, ना मैं परमिटिंग अथॉरिटी हूं, मेरे परमिशन से प्रोग्राम नहीं हो रहा है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के परमिशन से प्रोग्राम हो रहा है, जो खुद जो है सेना के बैकग्राउंड का है, आईबी डिप्लॉयमेंट है, पीसीआर वहां पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन हुआ आज तक के, जो बीट स्टाफ था कांस्टेबल, मुझे आज भी नाम याद है, बस उसका नाम आप लोग डालिएगा नहीं, बेचारे की नौकरी चली जाएगी, रामवीर मीना, वो बीट स्टाफ है, उसका स्टिंग किया आज तक ने। रामवीर मीना ऑन कैमरा स्टिंग में बोला कि वो तो था ही नहीं वहां, मैं वहां मौजूद था। भाजपा का सांसद लद्दाख का, उसकी वाइफ जेएनयू के स्टूडेंट थी, उसके हॉस्टल के सामने की घटना है, वो ऑन कैमरा राहुल कंवर को बोल रही है कि आप कन्हैया को बदनाम किए हैं। राहुल कंवर ऑन कैमरा जवाब दे रहा है कि हाँ वो वीडियो नकली था, बाद में हम लोगों ने दिखाया कि वो वीडियो नकली था। कौन बाद में देखता है? कौन बाद में देखता है? तो अगर उनकी बात सच है तो आलू तौल रहे हैं। मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं ना, तो आलू तो नहीं तौल रहे हैं। अगर हमने इतनी बड़ी कोई साजिश की, अगर मैं कोई इतना बड़ा गैंग चला रहा हूं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? लेकिन ऐसा कोई गैंग नहीं है, प्रधानमंत्री के मुंह से फिर यह शोभनीय नहीं है। आपको इस देश ने 303 सीट दिया है, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है,
और आप किससे भिड़ रहे हैं? चप्पल पहनने वाला एक नौजवान से। किससे भिड़ रहे हैं आप? पूरी की पूरी पुलिस आपकी है, जेल आपका है, कानून व्यवस्था आप चला रहे हैं। और जो है रात में मेरा कैंडिडेचर अनाउंस होता है, समझा रहे हैं हम पब्लिक। रात में मेरा कैंडिडेचर अनाउंस होता है और सुबह में आप अपने पहले भाषण में जो है हमारे बारे में चर्चा करते हैं। तो आज़ादी के दौर में गाना गाते थे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में गाते हैं। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा में रह करके कम से कम मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बन जाए वो। अरे यार था ना, गिला शिकवा ही सही पर यारी तो थी। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हार्दिक पटेल, गुजरात का। मेरे संबित पात्रा से बहस करता था, वो भी कांग्रेस में था, हम भी कांग्रेस में आ गए थे। पता है वो कहाँ है? भाजपा में। ऑन कैमरा उसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलती थी बीजेपी, अभी भाजपा से एमएलए है। एक लड़की हुआ करती थी कश्मीर के, मेरे साथ ही वो भी चुनाव जीती थी दूसरी पार्टी से, सहला राशिद, उसको भी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे। आजकल जो है अस्मिता प्रकाश को एएनआई को मोदी जी की प्रशंसा में जो है ना इंटरव्यू देती है और जो है उसको नौकरी मिल गया है। खेल करते हैं साहेब। मैंने आप क्या किए कि आप पहले हमको डराए, तो हम आपसे डरे नहीं, तो हमको जेल में डाले, ठीक है, तब भी नहीं डरे, तो आपने बदनाम किया, तो बदनाम भी नहीं हुए। हमारे आसपास के लोगों को खरीद लिया, फिर भी आपकी तिजोरी खाली हो जाएगी मोदी जी, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, तो आप खरीद नहीं पाए। और 8 साल से वही टेप रिकॉर्डर बचा रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज मनोज तिवारी जी ने अपने साथ रहने वाला, क्या नाम है उसका, गुंडा जो है, एक हिस्ट्री सीकर है, मैं नाम भूल गया हूँ, जो मनोज तिवारी जी के साथ मंच पर बैठता है, हिस्ट्री सीकर है, उसको भेजा था हमारे ऊपर हमला कराने के लिए। आज की बात है। और हमारे ऊपर हमला करने के चक्कर में छाया शर्मा जो पार्षद है गोंडा की, गौरव शर्मा की वाइफ, उसके ऊपर जो है हमला करके भाग गया। अब आप मुझे बताइए, उसका नाम मैं बता दूंगा, समथिंग चौधरी नाम है उसका, जो आज आया था अटैक करने के। मनोज तिवारी जी उसको साथ लेके घूमते हैं यहाँ। मैं 10 दिन पहले आया हूँ, आपका गला क्यों सूख रहा है? आप बताइए लोगों को कि आपने 10 साल में क्या काम किया है। आपने कितनी सड़कें बनवाई, कितना नाली बनवाया, कितना जो है आपने स्कूल खोला, कितना अस्पताल बनवाया, कितने अंडरपास बनवाए। आप काम तो गिनाइए। मैं आपसे कुछ और तो पूछ नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप 14,000 करोड़ रुपया कहते हैं कि आपने खर्च किया, तो 14 पत्थर दिखा दीजिए जहां आपका नाम लिखा हो। उद्घाटन करता माननीय सांसद मनोज तिवारी। 14, एक भी नहीं दिखा मुझे। और मेरा आंख 6x6 है, एक भी पत्थर नहीं दिखा। यही पूछ रहे हैं ना आपसे। आपसे नहीं संभल रहा है तो प्रधानमंत्री को मैदान में उतार दिया है। और मोदी जी से तो हमको लड़ने का जो है 10 साल का अनुभव है। ये नई बात है। और मैं आप लोगों से वोट नहीं मांग रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि नकली वीडियो इनको चलाने दीजिए। मेरे बारे में नकली वीडियो चलाने से ना आपकी हकीकत नहीं बदली, आपकी असलियत नहीं बदली। रहना आप ही को यहाँ है, दुर्गापुरी का जाम रोज आप ही को झेलना है, परशुराम गेट का जाम आप ही को झेलना है। जी ब्लॉक में जो अंडरपास नहीं बना, तो दिल्ली से जाके उत्तर प्रदेश होकर के वापस दिल्ली आप ही को आना है। ये जो हालत है कि पानी नल में नहीं आता है, नाली से बहता है, ये स्थिति आप रोज झेलते हैं, सालों से झेलते हैं। तय आपको करना। एक बात बताइए कि अगर प्रधानमंत्री का ही चुनाव है तो संसद का चुनाव होता क्यों है? सब पार्टी से एक पीएम का कैंडिडेट हो और सीधे हम लोग प्रधानमंत्री चुने। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था क्यों की गई है?
इसीलिए की गई है ना कि अकेले प्रधानमंत्री इतने बड़े देश में इतने लोगों को टेक केयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किया गया है ना कि हम पहले एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एमपी जा करके प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। अपने 10 साल के काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पे 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, 24 में भी वोट मांग रहे हैं। लोगों को देना होगा, देंगे। प्रश्न ये है कि फिर मोदी जी तो आएंगे नहीं। जब डीडीए एनओसी के नाम पर बिजली का कनेक्शन काट देगा, लोगों का बनाया हुआ घर गिरा देगा, अंडरपास का काम नहीं होगा, मेट्रो का काम रुका पड़ा है। आपको पता है कि मेट्रो का जो दीवार गिर गया था गोकलपुरी के पास, इसको कौन देखेगा? अगर सब कुछ प्रधानमंत्री को करना है तो फिर पार्षद का चुनाव ही क्यों होता है? बस ये चुनाव लड़ते हैं पार्षद का, सब प्रधानमंत्री का ही होना है। एमएलए भी लड़े हैं तो एमएलए का चुनाव क्यों हो, क्यों पार्षद का चुनाव हो? और चुनाव में तो दुश्मनी होती है ना। हो सकता है कि अपने ही परिवार से एक और कैंडिडेट खड़ा हो गया होगा। तो चुनाव क्यों होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का कोई तो कारण होगा। इसलिए होता है कि 24 लाख जो वोटर हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, प्राइम मिनिस्टर की बाद में होगी। और जुबान वाला अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना तो विपक्षी सरकार से भी काम करवा करके लाता है। पता है क्यों? बिना रोए ना माँ को भी नहीं पता चलता है कि बच्चा भूखा है, इसको भूख लगी, इसको दूध पिलाए। संसद में तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बारे में सरकार भी क्या सोचेगी और भाजपा भी क्या सोचेगी? उसी का नतीजा है कि 7 सीट है दिल्ली में, 6 का टिकट काट दिया, इसका नहीं काटा। क्योंकि बीजेपी को भी लगता है ना कि वहाँ ऐसे ही चलता है। मैं तो कहता हूँ भाजपा को भी एक मैसेज देने की जरूरत है, बढ़िया कैंडिडेट भेजा करो, नहीं तो हरा करके भेजेंगे। सारा दुख दर्द जो है वो यमुना पार के लोग ही झेलें। सबसे कम विकास भी यही और सबसे खराब एमपी भी यही। नहीं, मीनाक्षी लेखी तो कोई बुरी नहीं थी, क्यों जो है उसको काट करके जो है क्या ना बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। गौतम गंभीर का टिकट काटा है, साहिब सिंह वर्मा के बेटा का टिकट काटा है, रमेश बिधूरी का टिकट काटा है। क्यों नहीं काटा इसका? क्योंकि उसको मालूम है, तरकीब उसका यही कि लोगों को भड़का देंगे जात और धर्म के नाम पर। उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं कि डबल पूछता क्यों नहीं बना, उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं कि काम क्यों नहीं हुआ। इसीलिए आप सुधी जनता हैं, आप तय कीजिए किसको वोट देना है, वो आपका काम है। मैं आपके बीच में राजनीतिक बात कर रहा हूँ। अब आखिरी मैं आपके बीच में एक विकल्प के तौर पे आया हूँ। मेरे पास धन संसाधन नहीं है, लेकिन हौसला हिम्मत होती है। और धन संसाधन तो लोग कमा लेते हैं, हौसला जो है ना जोमेटो पे ऑर्डर नहीं होता। और किसी की भी हो, अगर लड़ने भिड़ने वाला सांसद हो, सोचिए अभी तो हम बने भी नहीं है, प्रधानमंत्री आ गए। बन गए क्या बन लीजिए, बन गए तो पूरी सरकार लगता है यमुना पार से ही चलेगी। 10 साल से वो रह रहे हैं नई दिल्ली में, यमुना के उस तरफ, आप रह रहे हैं यमुना के इस तरफ। 10 साल से एक बार भी आने का नहीं सोचा। और अभी तो प्रधानमंत्री आए हैं, अभी जैसा के पिताजी आएंगे, 15-16 मुख्यमंत्री आएगा, 8-10 जो है केंद्रीय मंत्री आएगा। और आप देखिए, मुझे ना मेरे पास बंदूक है, ना मेरे खाते में पैसा है, ना जो है मैं कोई बहुत रईस आदमी हूँ। मनोज तिवारी जी दिल्ली के सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हैं और मैं सबसे गरीब सांसद प्रत्याशी हूँ। जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वो यहीं जो है 10 साल रहे हैं। मैं 10 दिन से घूमना शुरू किया। इसीलिए एक आखिरी बात, ये राजनीतिक बात नहीं है, मेरी माँ की दी हुई एक शिक्षा है, बेटा सच और झूठ में फर्क होता है। सच जितना बार भी बोलोगे ना वो वही रहता है,
और झूठ जितना बार बोलोगे ना उतना बार बदल जाएगा। क्या करना है वो आप करेंगे। बस मैं आपको एक भरोसा देता हूँ इसलिए ही आपके साथ लगे कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आज तक आया हो, मैं सफाई पब्लिक में देता ही नहीं। समाज का कार्यक्रम है, आपने सामाजिक तौर पे बुलाया है, तो मैं एक बात कह देता हूँ, झूठ की भी एक उम्र होती है। आज न कल सच पता चल जाता है, आपको भी सच पता चल जाएगा। आपने ये सवाल पूछ दिया तो मैं आपको बता दूँ, एक संस्कारित परिवार में जन्म हुआ, धर्म का भी संस्कार है, जाति का भी संस्कार है, कुसंस्कार नहीं है। और उस संस्कार के तहत यही सीखे हैं कि मरना तो सबको है ना सर, सब मर जाता है, छोड़ के क्या जाता है? कर्म। और कर्म की बात करें तो गीता में कर्म प्रधानता ही है और नाम कन्हैया है। मां ये सोच करके थोड़ी नाम कन्हैया रखी थी कि बेटा जो है एक दिन जमुना किनारे चुनाव लड़ने जाएगा। संयोग होता है जीवन का, संयोग होता है। और मोदी जी अपनी पत्नी जो यशोदा जी से शादी किए तो ये थोड़ी सोच करके किए थे कि किसी दिन कन्हैया को पकड़ के जेल में डालेंगे। मैं संयोग बताता हूँ आपको कि देखिए संयोग क्या क्या है। और इसमें इस इलाके में नाम कैसे कैसे हैं, ब्रजपुरी, नंद नगरी। तो हमको लगता है कि शायद यमुना पार के लोगों को ना कुछ संकेत है, कुछ शक्ति है जो कुछ मैसेज दे रहा है। बाकी तो यहाँ सन्यासी मौजूद हैं, धर्म और जो है पुराणों के जो है ज्ञाता हैं, वो समझेंगे कि क्या संदेश है। लेकिन हमको लगता है कि कोई संदेश है। जिस कपिल सिब्बल के चलते हमने यूपीएससी छोड़ करके जेएनयू ज्वाइन किया, वही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हमारा लॉयर बन करके हमारा केस डिस्कस। जिस कांग्रेस पार्टी की नीतियों की मैं आलोचना किया करता था, जब सब पुराने धुरंधर पीढ़ियों से जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, वो इस संकट की घड़ी में छोड़ करके चले गए हैं, तो मैं जो है उनका जो है राष्ट्रीय जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ, एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बना हूँ। इस दौर में जब बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, हमको 20 दिन का भी समय मिला है। हमने कहा पूरे साहस से लड़ेंगे और यह जो 28 करोड़ जमा किया है ना, कम से कम 30 करोड़ इसका खर्च करवाएंगे। जहां से जिस क्षेत्र से पैसा कमाया है, नेचुरल जस्टिस तो यही है, वो पैसा उसका यही खर्च कराया। पहले खुद आए राजनीति में, फिर उनकी धर्मपत्नी आई, अभी सुपुत्री आई है, देखती आगे आगे होता है क्या। मैं कहता हूँ कि कुछ बात कह रहा है, कुछ संकेत है, जो आप समझें तो करें। हमारा क्या है सर, संघर्ष से जीवन शुरू हुआ है, संघर्ष चलता रहेगा। पहला जनरेशन है तो कोई हमारे लिए जगह ऐसे ही थोड़ी खाली कर देगा। जब हम चुनाव यहाँ लड़ने आए तो चुनाव के बीच में हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही भाजपा जाकर के ज्वाइन कर लिया। तो फर्स्ट जनरेशन को ना सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, तो हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष की इस गाथा में इन्होंने हर कोशिश की, नामांकन करा करके, प्रत्याशी बन करके, सब कुछ ठुकरा करके और सब कुछ झेल करके हम आपके बीच में। बाकी विकल्प चुनना, आशीर्वाद देना आपका अधिकार है, वो मैं आप कुछ कह नहीं रहा। वो आपका जो है ना घर है, टीचर नर्स का परिवार है। पहले खेती हुआ करती थी, बाद में खेत बचा नहीं तो मजदूरी बच गई। गरीब जरूर है, मेहनत मजदूरी खून पसीना से कमाते खाते हैं, लेकिन सम्मानित हैं। चोरी बेईमानी डकैती लूट खसोट इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ जब आपके बीच हैं तो 3 ही चीज पे हमारा ध्यान है। पहला कि इस क्षेत्र में शांति रहे, एक रोटी कम खाएं चलेगा, शांति नहीं भंग होनी चाहिए। इसीलिए ना मैं किसी और तरह से जीवन जीने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य करूंगा कि आप मेरे जैसा ही जीवन जिए। सबकी जिंदगी जीने की अपनी आज़ादी है और भारत का मतलब होता है साथी और समाज के लोग मिलकर के रहें। क्योंकि जब कोविड आया ना,
जात नहीं देखा सबको हुआ, टीका सबको लगाना पड़ा और हार्ट अटैक सबको होता है। डेंगू का मच्छर जो है ना, काटने से पहले पूछता ही नहीं है कि किस कास्ट का हो, बिना कास्ट सर्टिफिकेट देके ही काट लेता है। ये हमारी हकीकत है। राजनीति का मतलब है लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना और इहलोक और परलोक की रक्षा करना धर्म का काम है। धर्म राजनीति हम बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर हमने कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी को व्यक्तिगत तौर पे आहत हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध जो है आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा उद्देश्य जो है किसी को भी आहत करने का नहीं है। जो मेरे मन में होता है, जो सच होता है, वो जो है पानी के रूप में जीवा पे आ जाती है। अगर कोई कष्टप्रद बात की हो तो माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका पुनः अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने इतना समय दिया। और भोजन है ऊपर, चलो जगह दे दो।